तो टाइम्स नाउ नवभारत पर खबर चलने के बाद बड़ा इंपैक्ट रहा है। अब सबूतों की बात होगी, लेकिन हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आर्यन खान जो कि शाहरुख के बेटे हैं, इसी केस में सनसनीखेज खुलासा आज टाइम्स नाउ नवभारत ने आपके सामने किया और इस खुलासे में किरण गोसावी का पर्सनल बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो पहली बार कैमरे पर आया। कई आरोप लगाए। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये व्यक्ति कौन है, इसकी बात पर भरोसा क्यों किया जाए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रभाकर सेल आखिर है कौन और इसके बयान से कैसे आर्यन खान के केस की पूरी लाइन बदल सकती है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार प्रभाकर सेल की, यही वो शख्स है जिसने दावा किया है केपी गोसावी का ये बॉडीगार्ड है। केसी गोसावी की तस्वीर भी आपको याद होगी, जो जिस दिन ये रेड पड़ी थी उस दिन से लेकर अब तक लगातार इस व्यक्ति का बार बार जिक्र आता रहा है। प्रभाकर सेल आर्यन केस में गवाह नंबर 1 है। प्रभाकर का यह दावा है कि आर्यन वसूली कांड के शिकार हुए हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी बातें सुनी हैं जिसमें पैसों के लेन देन की बात हो रही है। हालांकि ये सारे दावे अभी जांच का विषय हैं, लेकिन इस बीच आपको हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो उन्होंने हमारे संवाददाता को एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई। और उनका ये दावा है कि 25 करोड़ का ये पूरा लेन देन था और ये पैसा शाहरुख खान से मांगा जा रहा था। इसका एक तार समीर वानखेड़े से भी जुड़ रहा है और किरण गोसावी से जुड़ रहा है, जिनके साथ में ये पूरी बातचीत हो रही थी। तो आपने देखा कि प्रभाकर कौन है, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा शख्स भी टाइम्स नाउ नवभारत के साथ फोन लाइन पर सामने आया। इस शख्स का नाम है मनीष भानुशाली। अब आपको यह भी बताते हैं कि मनीष भानुशाली कौन है। हम आपको ये बता रहे हैं कि आर्यन केस में यह भी एनसीबी की तरफ से गवाह है। आरोप ये कि मनीष बीजेपी का कार्यकर्ता है। मनीष का दावा यह है कि उसे 1 अक्टूबर को क्रूज पार्टी के बारे में जानकारी मिली। मनीष का दावा है कि वो गोसावी के साथ ही अहमदाबाद से इस जानकारी के बाद मुंबई आया। मनीष का दावा है कि उसका घर अहमदाबाद के नजदीक है और बीजेपी से उसके जो लिंक होने की बात सामने आ रही है, इसे विपक्ष ने भी बड़ी मजबूती से इस मुद्दे को उठाया है और कई आरोप लगाए हैं कि यह मामला उगाही से जुड़ा हुआ है। कैसे एक व्यक्ति अहमदाबाद से मुंबई पहुंच जाता है जहां पर रेड पड़ने वाली है, उसकी क्या भूमिका है। हालांकि गवाह के तौर पर ये यहां पर शामिल है, लेकिन जो परिस्थितियां आप संदेहास्पद दिखाई दे रही हैं इन तमाम दावों के बीच, सवाल कई हैं। आपको मालूम चला कि प्रभाकर सेल और मनीष भानुशाली कौन है। इन दोनों का बयान अहम है, लेकिन प्रभाकर सेल का बयान बहुत अहम है और सनसनीखेज भी। प्रभाकर ने कैमरे पर जो बताया उसे सुनकर ऐसा लगता है कि आर्यन खान मामले में 25 करोड़ की उगाही का कोई प्लान था। आपको हम ये पूरा बयान सुनाएं, लेकिन उससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि किरण गोसावी कौन है, क्योंकि एक एक करके ये किरदार हम आपको बता रहे हैं ताकि ये समझना आसान हो जाए कि किसकी कड़ी किससे जुड़ रही है। किरण गोसावी की इतनी चर्चा क्यों है। इस सेल्फी में आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये किरण गोसावी है। आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाला व्यक्ति किरण गोसावी का ही बॉडीगार्ड है प्रभाकर सेल, जो कि एक इंडिपेंडेंट गवाह है और उसने दावे जो किए वो भी हमने आपको दिखाए। दावा किरण गोसावी और मनीष भानुशाली पर एनसीपी ने बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाया था। अब सुनिए प्रभाकर सेल का बयान, जिसके बाद यह केस पलट सकता है, ऐसी बात कही जा रही है, लेकिन उसके बयान की इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है, अब सुनिए। तो अराउंड 2:30-3 के बीच में किरण गोसावी नीचे आ गई एनसीबी ऑफिस के 500 मीटर के यहाँ से एक थोड़ा लेफ्ट है, वहां पर रुके। उनको एक कॉल आया तो उन्होंने सैम करके, उनका नाम अभी भी मुझे याद है, वो उनको मिलने आएगा। उनका व्हाइट कलर का इनोवा क्रिस्टा था। उनका कुछ मीटिंग चला वहां पर। अभी मैं उनके मीटिंग में जाके कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। मैं गाड़ी से उतर गया, उनका मीटिंग चालू था, वो भी बाहर खड़े रह के मीटिंग कर रहे थे। वापस 15 मिनट के बाद वही स्पॉट पे हम लोग मिले, वो सैम। उसके बाद अराउंड 4:30 के करीब मॉर्निंग हम लोग लोअर परेल पहुंचे। हमारे गाड़ी के पीछे वो सैम सर की गाड़ी थी, व्हाइट जो क्रिस्टा मैंने बताया। हम लोग लोअर परेल जैसे ही पहुंचे, पीछे से एक ब्लू कलर की मर्सिडीज आ गई सुबह 4:30 बजे। हाँ, मॉर्निंग में। तो वहां पर तो इनका सब कन्वर्सेशन चालू था। क्या कन्वर्सेशन हो रहा था, क्या बातचीत क्या हो रही थी, क्योंकि आप गाड़ी में थे? हाँ, किरण सर का कन्वर्सेशन सैम सर के साथ चालू था
कि अरे एक काम कर, उनको बोल 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 में फाइनल कर, क्योंकि वानखेड़े को हम लोग को 8 देना है, बाकी का 10 हम लोग बांट लेंगे। तो आपने कहा कोई मर्सिडीज गाड़ी आई थी, क्या हुआ उसमें? मर्सिडीज गाड़ी है उसमें। मैंने देखा कि ये तो गाड़ी किसी स्टार की है। आपको कैसे पता चला गाड़ी स्टार की है? सर मैं 12 साल से बॉडीगार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड का काम कर रहा हूँ, तो गाड़ी नंबर देख के समझ में आता है। और इतनी महंगी गाड़ी, वो भी हाई क्लास GLS थी, वो मर्सिडीज ब्लू कलर की। उसमें से मैंने देखा कि उसमें पूजा ददलानी बैठी है, जो SRK की मैनेजर है। आप पूजा ददलानी को पहचानते हैं? पहचानता नहीं हूँ उनका, मैंने मतलब 99% लोग तो सोशल मीडिया पे रहते। आपको भी मैंने अगर कभी देखा रहेगा, लेकिन आपका मुझे नाम नहीं मालूम। तो बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं, अब आपको ये बता दें, इस स्टेटमेंट के बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 25 करोड़ के लिए फंसाया गया? क्या एनसीबी का गवाह प्रभाकर सैल सच बोल रहा है? उसके दावों की क्या असलियत है? क्या एनसीबी समीर वानखेड़े को आर्यन केस से अब बाहर करेगी? और क्या सचमुच समीर वानखेड़े को 8 करोड़ मिलने वाले थे? तो ये तमाम वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द अब ये चर्चा रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर मोनीश भल्ला जी इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी से शाइना एनसी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। संजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप शिवसेना नेता हैं। और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी मौजूद हैं हमारे साथ एनसीपी से। इसके अलावा संजय के चड्ढा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर एडवोकेट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पर भल्ला साहब आपके साथ ही करना चाहूंगी। जो तमाम आरोप इंडिपेंडेंट गवाह ने लगाए हैं, और ये आरोप सीधे जो चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं इस वक्त समीर वानखेड़े, उनके ऊपर लग रहे हैं, क्या समीर वानखेड़े को इस केस से अब अलग हो जाना चाहिए इन आरोपों के आधार पर? देखिए, आज सुबह सबसे पहला रिएक्शन जब मैंने दिया था, आपके चैनल पे शेयर दिया था, जैसे ही न्यूज ब्रेक हुई थी, 4 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक कि विटनेस केस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और विटनेस का इस तरह से अपना एफिडेविट फाइल करना, विटनेस का इस तरह से मीडिया के सामने बोलना, और इतनी सीरियस बातें, सीरियस एलिगेशंस करना, ये खुद एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन का विषय बन जाता है, और विजिलेंस इसका एक एंगल है। तो अभी अभी जैसे आपके चैनल से हमें पता लगा कि इवन डीजी विजिलेंस जो है उसके लिए एक इंक्वायरी बिठा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और फैक्ट्स पता लगने चाहिए। ये एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है। दूसरा, क्योंकि वो विटनेस है और विटनेस इस तरह से हॉस्टाइल हो गया है, तो केस को बहुत सीरियस डैमेज हो रहा है। केस को डेफिनेट डैमेज होगा, और ये 26 को जब हाईकोर्ट में इशू आएगा, तब कहीं ना कहीं ये चीज हाईकोर्ट भी इसके ऊपर बहुत सीरियस व्यू लेगा। थर्ड, कि ये दोनों चीजें क्यों होती हैं, वो क्यों विटनेस कभी हॉस्टाइल होता है, क्या उसके अंदर ऑफिसर का कोई रोल है, जैसे इस केस में आप कह रहे हैं। विटनेस यूजुअली हॉस्टाइल होता है 2-3 कारणों से। एक कारण होता है डर, जो कॉमन कारण होता है जी। एक कारण होता है लालच, एक और ये कारण होता है। कभी कभी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए विजिलेंस एंगल से। चौथी बात, जो एक आरोप लगाया गया है किसी ऑफिसर पे रिगार्डिंग सम, जो आप बता रहे हैं कि पैसे की बात जो कर रहे हैं, ये भी एक बहुत सीरियस एलिगेशन है। और अगर ऐसी एलिगेशन है तो डिपार्टमेंट को इस पे सीरियस व्यू लेना चाहिए। Whether that investigating officer should continue or not, that department should take an immediate stand on that, ताकि एक क्लियर कट मैसेज भी जाए। और इसमें डिपार्टमेंट का खुद का बहुत इमेज डैमेज हो रही है इसमें, और इसको क्लैरिटी आनी चाहिए एक, और इस पे टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। 15 दिन, महीने के अंदर इस चीज को बाहर निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन हुई और खत्म नहीं हुई। विजिलेंस एंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं इस मुद्दे के पॉलिटिकल एंगल पर भी बात करूंगी, लेकिन अभी क्योंकि हम कानूनी पहलू पर बात कर रहे हैं, तो चड्ढा साहब जिस बात का जिक्र देखिए भल्ला साहब यहां पर कर रहे हैं, बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस तरह के आरोप सामने आए हैं, उन आरोपों के बाद क्या आपको लग रहा है कि आर्यन केस में एक नया ट्विस्ट आया और यहां से केस की लाइन ही बदल सकती है? क्या आपको इन आरोपों में इतना दम दिखाई दे रहा है? देखिए, 2-3 बातें यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले, एनसीबी एक राष्ट्रीय स्तर की बॉडी है, और कई बार ऐसा भी होता है कि अभियुक्त जो है, जो सही रास्ते पे चल रहे इन्वेस्टिगेशन को बाइफरकेट करने के लिए या उसको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे एलिमेंट पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम बात है, जो ये प्रभाकर सैल है, ये एनसीबी का ही गवाह है।
और उसके बाद वो इस तरह की बात कर रहा है। और एक चीज जब मैं उसके आपके चैनल के माध्यम में मैं जब देख रहा था कि क्या उन्होंने बोला है, तो वो सारी बातें जो बोल रहा है वो हेयर से है कि उसने ये सुना, उसको ये बताया गया। वो खुद किसी भी चीज में, किसी भी लेन देन में, किसी भी डिमांड में, किसी भी तरीके से ये नहीं बता रहा है कि मैं खुद इन्वॉल्व था, मैं पैसे लेके गया, ये किया। एक गाड़ी आई जो लग रही है कि किसी फिल्म स्टार की है, उसके अंदर ये महिला बैठी है, ये महिला लगती है कि वो वैसी है। तो ये तमाम बातें सामने आई हैं, तो रिलायबिलिटी पे काफी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, नंबर 1। नंबर तीसरा, जैसा मोनीश जी ने अभी बताया, ये निर्णय जैसे ज्ञानेश्वर जी को अब अपॉइंट कर दिया गया है डीडीजी, जो कि इसकी इंक्वायरी करेंगे। एक डिटेल अभी इन्वेस्टिगेशन का ही ये भी एक विषय है, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा वाइड हो जाएगा, साथ साथ दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी। और अगर कहीं पे भी कोई भी संदेह या छोटा सा भी अगर तनिक भी चीज आती है, तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली आयोग को भी बदला जाएगा और उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो काम करेगी। ठीक है, लेकिन जिस तरह से ये आरोप इस पूरे मामले को लेकर उठे हैं, संजय गुप्ता जी, मैं आपके पास ये सवाल लेकर आ रही हूँ। जो बात कानूनी आधार पर और जो बात हमारे साथ एनसीबी के जो फॉर्मर ऑफिसर हैं उन्होंने जिस तरह से पूरी जानकारी दी, उन तमाम चीजों के बाद जो मोटी लाइन एक दिखाई देती है वो ये कि हम क्या इस बयान पर यकीन कर भी सकते हैं या नहीं, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। तो फिर क्यों शिवसेना को ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के खिलाफ ये साजिश है, मुंबई के खिलाफ ये साजिश है और बीजेपी का इसमें हाथ है? ऐसा क्यों लग रहा है शिवसेना को? देखिए, लगने के पीछे कई रीजन है। बताइए। सबसे पहले ये बात उठी कि इस रेड के अंदर 2 बीजेपी के वर्कर थे, उनका नाम भी बताया, मनीष और गोसाई। लेकिन फिर उसके बाद ये कहा गया कि ये तो ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी अगर वहाँ पर है तो किसी काम में ऐसा हो सकता है, उसका काम क्या हो, किस पार्टी को सपोर्ट करता हो, इससे क्या ताल्लुक है। चलो जी, बात मान ली। उसके बाद आप ये देखिए कि अब ये विटनेस एनसीबी का ही है और एक इंडिपेंडेंट विटनेस जो 2 रखे जाते हैं, उनके मेन 2 काम ये होते हैं कि वो सारी प्रोसीडिंग को देखें, और जब किसी को भी अरेस्ट किया जाता है इस मामले के अंदर तो 2 तरह के सीजर मीमो बनते हैं, एक पर्सनल सीजर मीमो, एक पर्सनल कम सीजर मीमो। पर्सनल सीजर मीमो में जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसके पास जो भी कुछ मिला उस सामान को लिखा जाता है, और पर्सनल कम सीजर मीमो में लिखा जाता है जो भी कार्रवाई कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है उसको लिखा जाता है। और जब ये सब लिखा जाता है तो उस वक्त विटनेस वहीं पे होना चाहिए, उसके सामने ही सारी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको तो बैग लेकर के इधर उधर खड़ा कर दिया या उधर उधर, इस तरह से रेड कंडक्ट नहीं हुआ करती। इनकी सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो जो नॉर्म्स हैं किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के, उनके खिलाफ है। ऐसा सुनने से लगता है जो विटनेस प्रभाकर सैल है उसकी बातों को सुन करके, और प्रभाकर सैल की जो बातें हैं वो बिल्कुल जांच का दायरे में आती हैं। और इस तरह की सस्पेक्ट तो बहुत पहले से किया जा रहा था, और ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि समीर वानखेड़े इसके अंदर कितना इन्वॉल्व थे। और 25 करोड़ रुपए की बात आ रही है, 50 लाख रुपए की बात आ रही है, और साथ ही साथ उनकी पीएस से बातचीत, उनकी कार का नंबर दे रहा है, वो उनकी फोटो दे रहा है, ये सब चीजें एक विटनेस दे रहा है। इनका अपना विटनेस, कोई शिवसेना का कार्यकर्ता नहीं है, कोई महाराष्ट्र गाड़ी का आदमी नहीं है, इनका अपना विटनेस है ये। तो इसलिए फिर इस पे तो, और जो ये काम करते रहे, अब ठीक है, मुंद्रा पोर्ट पर अगर 3000 किलो ड्रग पकड़ा गया तो आज तक ये पता लगा पाए किसका है, ये नाम उजागर क्यों नहीं करते उसको मुंद्रा में आकर के बेचते हैं, महाराष्ट्र के बच्चों को देते हैं, महाराष्ट्र के अंदर बॉलीवुड को टारगेट बनाते हैं। मुंद्रा पोर्ट से जो ड्रग आया, क्यों नहीं उसका नाम बताते हैं? 3000 किलो बड़े आरोप यहाँ पर शिवसेना की तरफ शाइना एनसी जी, और वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों के इशारे पर सेंट्रल एजेंसीज भी जो हैं वो सिलेक्टिव कार्रवाई करती हैं। ये सिलेक्टिव कार्रवाई या तो विपक्ष के नेताओं पर होती हैं या सॉफ्ट टारगेट्स पर होती हैं, और आर्यन खान केस महज इसका एक उदाहरण है जिसमें सीधे सीधे उगाही का एक बड़ा मामला दिखाई दे रहा है। विटनेस भी वही है जो एनसीबी ने पहले तैयार किया था, कोरे पेपर पे हस्ताक्षर की बात हो गई थी। मीनाक्षी जी, 2-3 चीज सबके सामने स्पष्ट रूप से रखना है। आज जब अशोक मुत्ता जो आईपीएस हैं, उनका जो पत्र आया उसमें उन्होंने 2 चीज लिखे। उन्होंने कहा कि एज ही इज अ विटनेस इन द केस एंड द केस इज बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एंड सब जुडिस, he needs to submit his prayer to the honorable court rather than through social media if he has anything to say.
मेरा सवाल पहले ये है कि जब आपको कुछ बोलना है और आप विटनेस हो तो आप कोर्ट में क्यों नहीं बोल रहे हो? आप सोशल मीडिया में जाके ऐसे सेंसेशनल कमेंट्स जिसके आधार पे आपके पास बुनियादी तौर पे कोई कोर्ट में सबूत बोलने नहीं। का टाइम In 2.5 साल बाद addition, आता there है, is a चार्जशीट certain पेश होने के बाद। vigilance related जी, allegations। एक मिनट, मैं शांति से मैं एक सबको बात सुन ये रही कहना थी, चाहूंगा। प्लीज मेरी बात रखने ठीक है, दीजिए। मैं आऊंगी मीनाक्षी सर जी, आपके पास, वो उनको कंप्लीट बोलिए। कर लें एक बार। In बोलिए शायना जी। addition, there is a certain vigilance related allegations against certain persons in the affidavit, which are based on overhearing by Mr. Prabhakar. Our zonal director, Sameer Wankade, has categorically denied these allegations. As some of the contents of the affidavit relate to vigilance matters, I am therefore forwarding it to the Director General of Narcotics Control Bureau and requesting him to take further necessary action. अभी आप मुझे बताएं कि हम किस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं? हम मुद्दे चर्चा कर रहे हैं कि आर्यन खान के प्रति क्या अन्याय हुआ है, सच्चाई क्या है, ये मैटर सब जुडिस है, या ज्यादा से ज्यादा ये लोग के जहन में है कि ये साई चेन ड्रग्स का कैसे हम खत्म करें ताकि हमारी युवा पीढ़ी जो है शायना वो जी, खराब ना लेकिन हो सवाल और तो देश मनीष को भानुशाली को अस्थिर लेकर ना भी हो। उठ रहे हैं कि वो कैसे अहमदाबाद से मुंबई मैं आ पहुंच रही जाता हूँ। है, और ये वही शख्स मीनाक्षी है जी। जो बड़े गर्व से टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दे रहा है और ये कह रहा है कि मैं बीजेपी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। देखिए, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं मीनाक्षी जी। 11 करोड़ सदस्य जिस राजनीतिक दल में हैं, कोई भी कुछ भी कहें, उससे ज्यादा आप फोकस कीजिए कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये एक ब्रिजमोहन जी को इतनी हंसी सोसाइटी क्यों में आ जो रही है? मेनेस है ड्रग्स का, ये मुद्दे पे एनसीबी मींस नारकोटिक्स ब्यूरो अपना काम कर रही है। ठीक है। तहकीकात के साथ ब्रिजमोहन जी क्यों हंस रहे हैं आप, बताइए। सच्चाई भी है, लेकिन जब ऐसे सेंसेशनल कमेंट्स देते हैं बुनियादी तौर पे सबूत बिना, तो शक की भावना तो स्वाभाविक रूप से होगी और ठीक है। आदरणीय कोर्ट को वो निर्णय ब्रिजमोहन लेने जी बोलिए, दीजिए कि फटाफट सही दीजिए क्या और response। गलत क्या। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को इस साहस में बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी के इस एक्सटॉर्शन गेम की जानकारी देश के लोगों को दी। हमारे लिए इसमें नया कुछ नहीं है, हम लोग तो सारी बातें पहले दिन से बोल रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि एनसीबी के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन गेम चला रहे हैं। इनका काम करने का तरीका ये था कि पहले ये हाका लगाने के बाद उनको झेलने के लिए, उनका शिकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं। अभी मैं आदरणीय भल्ला साहब को और आदरणीय चड्डा साहब को सुन रहा था। देखिए कि सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, एक अधिकारी के ऊपर आरोप लगा है। सर्विस कंडक्ट रूल ये कहते हैं कि अगर किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगा है तो सबसे पहले आप उसको जांच से बाहर करिए। दूसरी बात, जो एफिडेविट दिया गया है, 2 केस चल रहे हैं इस समय। एक केस कोर्ट में चल रहा है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया आप उसको लेकर, वो एक अलग मुद्दा है, वो कोर्ट फैसला लेगा और उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो कोर्ट करना चाहे वो करे, हमें वो स्वीकार है। हम लगातार पहले दिन से बात कर रहे हैं कि एनसीबी के अधिकारी एक्सटॉर्शन गेम चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर। ये मुद्दा उससे जुड़ा हुआ है, ये जांच से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसमें जो आरोप लगा है सर, लेकिन आपके पास क्या आधार है? आपके पास क्या आधार है? आप किस आधार पे ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर उगाही का ही धंधा चल रहा है? जी हाँ, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं। नहीं, आधार क्या है? किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? भानुशाली कौन है? अभी आपने खुद ने बोला कि भानुशाली कौन है। वो तो खुद के बोला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ और उससे कल्याण से चुनाव लड़ा है। दूसरा एक नेता निकल के आकर छुप गया है जो कि सीबीआई का चार्ज। लेकिन जो भी दावा है सर, वो एक तरफ से आया ना। मैं इसीलिए सर ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब आरोप हम लगा रहे हैं उस पर आधार क्या है? किस वजह से आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी नेता हैं उनके इशारे पर ये उगाही का पूरा रैकेट चल रहा है? अच्छा ठीक है, अगर आप हमारे आधार की बात पूछती है तो समीर वानखेड़े के पास क्या आधार है जो वो कह रहा है कि उसे कोई भ्रष्टाचार नहीं किया? उसके पास क्या आधार है? आप बताइए मुझे। उनका विटनेस कह रहा है कि उन्होंने पैसे लिए 25 करोड़ की। नहीं तो फिर जो एनसीबी ने जांच बिठाई, आपको उस पर भरोसा नहीं है? जो एनसीबी ने जांच बिठाई है, एक विभागीय जांच की जो बात हो रही है, समीर वानखेड़े पर एक विभागीय जांच होगी, आप उसे ट्रस्ट नहीं करते? नहीं, मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ। एनसीबी के सारे अधिकारी भ्रष्ट नहीं है। एनसीबी में बहुत अच्छे अधिकारी हैं। आखिर इस देश के अंदर जब से रोकने का काम वो लोग कर रहे हैं। हम एक अधिकारी की बात कर रहे हैं। सर, मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए कि जो विभागीय जांच हो रही है, आपको उस पर भरोसा है या नहीं? हमें जब जांच पे भरोसा होगा जब वो समीर वानखेड़े जी को जांच से बाहर करें। जिस आदमी पे आरोप लग रहा है
उसी को यानी आपने जो आप बैठा चाहते रखा है। हैं जांच आप वैसी मुझे- होगी तो आपको भरोसा होगा, वरना नहीं होगा। निश्चित रूप से, यानी क्यों नतीजा नहीं? जो आपको क्यों चाहिए नहीं? जांच में वो निकल आप कर मुझे आएगा, बताइए, तभी सर्विस- जांच सही है, क्या वरना सर्विस- नहीं है। आप एक बात बताइए मैडम, क्या ये देश अपने खुद के नियमों से चल रहा है? सर्विस कंडक्ट रूल की कीमत नहीं है सर सर्विस मुंबई कंडक्ट रूल की अपनी कोई वैल्यू है? जब एक अधिकारी मुंबई के में ऊपर पुलिस वो फिर कमिश्नर मैं मैडम आपसे और महाराष्ट्र के गृह मंत्री सीधे सीधे उन पर उगाही के आरोप आए हैं। ये कितने बड़े आरोप हैं, ये पूरे देश ने देखे मैं हैं। आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं नवाब मलिक, उनका स्टेटमेंट सुनवा रहे हैं एक बार। ठीक है, इसी पॉइंट से सर बातचीत को आगे ले जाएंगे। आप जो बात कह रहे हो सर वही स्टेटमेंट दिखा रहे हैं। नवाब मलिक ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं इस खुलासे के बाद, और वो ये कह रहे हैं कि फिल्मी हस्तियों से उगाही का ये खेल चल रहा है और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ये स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं, फिर यहीं से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से टेलीविजन पर खबरें आ रही हैं एनसीबी के क्रूज मामले के जो केस में एक नंबर का जो उनका पंच है, उसने जिस तरह से बयान दिए हैं, हमें लगता है इससे चौंकाने वाली चीज़ों के खुलासे हो रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था। फिल्म इंडस्ट्री में डर पैदा हो, बड़े लोगों में शहर में डर पैदा हो और वसूली की जाए, ये पहले दिन से हम कह रहे थे। जब किरण गोसावी, मनीष भानुशाली का हमने वीडियो जारी किया, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जवाब चाहिए थे वो नहीं मिले। उसके बाद 3 लड़कों को क्यों छोड़ा, उसका जवाब नहीं आया। इनके घर के लोग पंच बन रहे, उसका जवाब नहीं आया। जब हमने कहा कि मालदीव में उगाई हुई तो कहने लगे हम दुबई नहीं गए। और आज जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं मुंबई शहर में फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोगों में डर पैदा करके पब्लिसिटी हासिल करना, सरकार को बदनाम करना और करोड़ों रुपयों की वसूली करने का काम हो रहा था। ठीक है शाइना जी, जो बात यहां पर कह रहे हैं नवाब मलिक, उनका बड़ा आरोप यही है कि ये सब कुछ जो कार्रवाई हो रही है, इशारे पर ये कार्रवाई हो रही है, और यही वजह है कि क्योंकि विपक्ष के नेताओं को आपको टारगेट करना है, जहां पर सरकार आपकी नहीं है वहां पर आपको परिस्थितियां बिगाड़नी है, तो इस तरह के मुद्दे निकाल आते हैं। आखिर क्यों, अगर वो इस गैंग का हिस्सा नहीं है तो समीर वानखेड़े के पीछे खड़े क्यों हो गए वो लोग? इसका जवाब उनको देश को देना चाहिए। ठीक है शाइना जी रिस्पॉन्ड करिए। नेताओं से पूछता हूं। शाइना जी रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, मुझे लगता है कि समीर वानखेड़े हो या कोई अन्य ईमानदार अफसर, वो अपना काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें टाइपकास्ट करना चाहिए, स्टीरियोटिपिकल नोशंस पे जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप और हम आर्यन खान को लेके जजमेंट नहीं कर सकते। आप और हम आरोपी हो या एनसीबी के ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते। फैक्ट्स है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जो ये मैटर सब जुडिस है, तो ये विटनेस क्यों उन्होंने अपना प्रेयर कोर्ट में नहीं दिया? सोशल मीडिया के थ्रू जाना और लिखित ये कहना कि हमने पेपर साइन किया, इस दृष्टि से आप देखें तो मैं मीनाक्षी जी मैं आऊंगी सर, आपके पास आऊंगी एक बार। नवाब मलिक जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा गुप्ता साहब मैं आपके पास आऊंगी, गुप्ता साहब आपके पास एक एक करके किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी कि मैं उनको जेल भेजूंगा। क्या ये सही है? ये कोई एनसीपी बीजेपी का स्पर्धा नहीं है। फैक्ट इज वी हैव टू गेट रिड ऑफ ड्रग्स इन आवर सोसाइटी एंड इफ द एनसीबी इज डूइंग इट्स जॉब, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपके सरकार में आपके गृह मंत्री और आपके पुलिस अधिकारी ने क्या एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाया, हम सब जानते हैं। लेकिन उसमें न टिप्पणी न करते हुए केस पे से बिखरने के लिए मुझे नहीं लगता है कि ये डिबेट का लक्ष्य है। ये डिबेट का लक्ष्य है कि सच्चाई सबके सामने आए और बुनियादी सबूत है। मनीष जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आप दोनों क्या, मैं इनफैक्ट कहूंगी तीनों दल, अगर अघाड़ी सरकार के जो नेता हैं वो यहाँ पर जिस तरह से बात कर रहे हैं और बीजेपी के नेता जो बातचीत कर रहे हैं, ये जो टकराव की स्थिति है, इस टकराव की स्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि किसी एजेंसी पर किसी को भरोसा नहीं है। अगर एनसीबी जांच कर रही है तो दूसरे नेता उस पर सवाल उठाते हैं, और एनसीबी के ही स्टेटमेंट को लेकर जिस तरह की बात शाइना जी की तरफ से सामने आ रही है, इंसाफ कैसे होगा? एक आम इंसान जो इस खबर को देख रहा है, जो ड्रग्स को लेकर चिंतित है, जिसके जहन में यह सवाल है कि युवा पीढ़ी आखिर किस दिशा में जा रही है, अगर इस तरह के बयानबाजी और टकराव की स्थिति पर होगी तो एक आम इंसान को कैसे भरोसा होगा कि ऐसे केसेस
सही नतीजे तक पहुंचेंगे अगर राजनीति का स्तर ये है तो? कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस आपका मामले में मुद्दा एकदम सही है, आपने जो बोला एकदम सही है। देखिए, एक मिनट में कह लूं, देखिए एनसीबी एक काफी प्रोफेशनल एजेंसी है और ये ऐसी बातें जब आती हैं तो डेफिनेटली एजेंसी की इमेज पे डैमेज होता है, जो मैंने कहा, ठीक है। उसके लिए डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली एक एक्शन लिया है। आज आपने देखा डीजी का नोटिस बोला है कि उसको आयोग को हटना चाहिए कि नहीं, आयोग को अपने पद से हटना चाहिए कि नहीं, या जांच निष्पक्ष होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज मैं बोल लूं, प्लीज मैं बोल लूं। अगर ऑफिसर होते आप क्या करते? हम लोग भी सरकार में रहे सर, हम लोगों ने मंत्रालय चलाए, रामराज की बात करने वाली पार्टी के लिए आप बात कर रहे हैं। ठीक है श्रीवास्तव जी, प्लीज सुन लीजिए ना। अब आपने सवाल उठा दिया, उसी सवाल का जवाब ले रहे हैं। अब आप लगातार बोलते रहेंगे तो फिर किसी का जवाब नहीं आ पाएगा। मैं उनसे वही पूछ रही हूँ, ठीक है सर? 2 बिंदुओं पर जवाब दीजिएगा मनीष जी, 2 बिंदुओं पर जवाब दीजिएगा। पहला, इतने गंभीर आरोपों के बाद भी क्या समीर वानखेड़े को अब इस केस से अलग नहीं हो जाना चाहिए? और दूसरी बड़ी बात कि एक आम इंसान को कैसे भरोसा होगा कि इस तरह के केसेस सही नतीजे तक पहुंचेंगे, इंसाफ होगा, जांच सही तरीके से होगी? जी, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि जब विटनेस हॉस्टाइल होता है उसके जो कारण है, जो हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि या तो कोई लालच होता है, या डर होता है, या उसका कॉम्बिनेशन होता है। जो आपके चैनल से जो आपने ये वीडियोस दिखाए विटनेस के, एक मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि विटनेस कभी भी इस तरह के एफिडेविट फाइल नहीं करता। ये फर्स्ट ऑफ द काइंड है। इस तरह से टीवी पे आके अलग से बोलता नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ, अभी तक हमने कभी देखा नहीं है। और इसी तरह से 20-25 दिन के बाद अचानक वो आता है, किसी होटल में जाके बात करता है। तो शायद ये पूरी चीज के पीछे भी थोड़ा शक जाता है कि कोई सैबोटेज या कोई षड्यंत्र या कोई प्रेशर कोई पीछे से बिल्ड तो नहीं हुआ। ये एक एंगल है इसका, बट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और डिपार्टमेंट उसको इन्वेस्टिगेट करेगा फ्रॉम विजिलेंस एंगल और फ्रॉम द विटनेस एंगल। केस को जरूर डैमेज होता है, बट एट द सेम टाइम एक प्रोफेशनल एजेंसी का एक ऑफिसर काम कर रहा है, और आप सोचें कि किसी को निकालने के लिए उस पर एलिगेशन करना, उस पर कीचड़ डालना बहुत आसान है, ठीक है, और उसके ऊपर आपने एक बार कीचड़ डाल के आपने एक तरह की एलिगेशन लगा दी और आपने उसको केस से हटा दिया। लग रहा है सर, आप यहाँ पे एक आदमी खड़ा होकर कह रहा है कि इसने चोरी की है, ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, जो ये कह रहा है उसको आप क्या सोचते हैं? आप एफिडेविट का डिनाई कर रहे हैं? ये जो कह रहा है इसी चीज को करना जरूरी है। ठीक है संजय जी, प्लीज आप, ठीक है एक सेकंड संजय जी, देखिए जिस तरह की बात यहाँ पर सीधे सीधे मनीष जी ने बोली कि जो बातें कही गई हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट करना होगा, लेकिन उनके आधार पर ही सिर्फ एक ओपिनियन बना लेना, ये कहां तक सही है? और ऐसे में अगर सीधे सीधे आप पूरी एजेंसी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं तो इसको लेकर भी तो बात है ना कि फिर ये सवाल क्यों आ रहे हैं? देखिए, अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग, अगर इस तरह का ट्रेंड शुरू हो जाता है, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको आपको हटाना है तो आप लगा दीजिए ऐसा इल्जाम और वो हट जाएगा। लेकिन ये बड़ा परिपक्व एक इल्जाम लगाया है, और ये जैसा कि मनीष जी कह रहे थे, चलिए चड्डा जी, ठीक है ब्रिजमोहन जी ये कह रहे हैं कि वो विटनेस तो एनसीबी का ही है ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो हॉस्टाइल हो गया है, वो किन परिस्थितियों में लालच में आ गया, उसे डराया गया, धमकाया गया, तो ये सब भी जांच का विषय है और अल्टीमेटली जाना तो सबको जज के सामने है ना, जज के सामने जाना है। जज के सामने तो हर बात में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन सर मैं पूछ रही हूँ, एक सेकंड संजय जी, अहम बात है, क्या नैतिकता का भी ये तकाजा नहीं है कि वो इस केस से अलग हो जाए? देखिए, इसी वजह से डीजी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को अपने इस पर्टिकुलर इशू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने हाथ में लिया है। और मैं क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसी है, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है और बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम ये एजेंसी कर रही है। शीघ्र ही इसमें कोई आपको अगर कोई इसमें किसी भी प्रकार का कोई तथ्य होगा, हर पे इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। और संजय गुप्ता जी, शिवसेना नेता हमारे साथ मौजूद हैं। संजय गुप्ता जी, मेरा सवाल अब आपसे है, ठीक है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनकी अपनी जगह, और आप लोगों का ये दावा है बार बार कि बीजेपी के इशारे पर ये हो रहा है। नवाब मलिक साहब तो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड जो है, फिल्म जगत जो है, वो एक सॉफ्ट टारगेट है और वसूली का ये पूरा रैकेट उनके खिलाफ चल रहा है। अगर ऐसा है, ये आरोप लग रहे हैं और खुद आपके नेता आके ये आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार में तो आप ही हैं, आपके पास भी तो कुछ विकल्प होंगे ना इस तरह की घटनाओं को लेकर। और अगर ऐसी शिकायतें आपके पास हैं या ऐसे आधार आपके पास हैं तो
संजय गुप्ता जी। शू मोटो लेने का पूरा विचार है कि इस पर खुद सीएम साहब और मुख्यमंत्री साहब और मुंबई पुलिस इस पर संज्ञान लेकर के अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करे और केस रजिस्टर भी करे। इस तरह का पूरा विचार महाराष्ट्र सरकार का है। ये तो जब से महाराष्ट्र सरकार बनी है तब से बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि इस तरह से महाविकास आघाड़ी को बदनाम किया जाए, किस तरह से क्या किया जाए। ये शुरू से इस तरह से कार्यवाही कर रही है। लेकिन जिस तरह से इस विटनेस ने आरोप लगाया है, ये कोई विटनेस महाराष्ट्र सरकार का नहीं है, ये कोई विटनेस किसी प्राइवेट आदमी का नहीं है। इससे तो इनकी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो सारी नल एंड वॉइड हो चुकी है, क्योंकि ये विटनेस अगर अदालत में टूटता तो भी ये केस खत्म हो जाता। ये विटनेस अगर आज टूटा है तो इनकी इसका मतलब सारी चीज इनकी गलत है। और विटनेस साइना एनसीपी जी ने कहा कि अभी सब जुडिशियल मैटर है ये, ऐसा नहीं है। आपको एक सेकंड में यहाँ पर रोक रही हूँ, इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। ठीक है सर, एक सेकंड में रोक रही हूँ आपको। समीर वानखेड़े जी की तरफ से जो है स्टेटमेंट आ रहा है, ये एक पत्र है जो उन्होंने लिखा है कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई को, और इसमें वो ये बता रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, और ड्रग केस मामले में ही ये उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं, जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट लाइन में दिया है प्रोटेक्शन फ्रॉम पार्टिसिपेट लीगल एक्शन अगेंस्ट मी बाय अननोन पर्संस। ये सब्जेक्ट लाइन में चिट्ठी के उन्होंने लिखा है और कहा जा रहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है, मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र हो रहा है, जो गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं, और ये पत्र उन्होंने लिखा है पुलिस कमिश्नर को मुंबई के। ठीक है श्रीवास्तव जी, आप फिर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन देखिए आप जो आरोप लगा रहे थे समीर वानखेड़े के ऊपर, वो तो खुद ये कह रहे हैं कि उनको फंसाने की साजिश हो रही है। जिस तरह से वो केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्हें जो है इस पूरे दायरे में लिया जा रहा है, षड्यंत्र उनके खिलाफ है। व्यक्ति ऐसा मिला जिसने अपराध किया हो, जिसने भ्रष्टाचार किया हो, जिसने चोरी की हो और उसने स्वीकार किया हो कि मैंने चोरी की है, प्रोसिक्यूशन की जरूरत क्यों है? इसीलिए कि अपराध करने वाला व्यक्ति कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करता। आज वानखेड़े साहब ये बात कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये पहले दिन से झूठ बोल रहा है। मैडम आप देखिए कि इन्होंने सबसे पहले बोला कि मैं गोसाई और उनको नहीं जानता था, वो सारे चैनल पे पहले बोल चुके हैं कि हम लोग पहले से संपर्क में थे समीर वानखेड़े जी के। वो कहते हैं मेरी मुलाकात ही उनसे 2 तारीख को हुई और हम एनसीपी का कोई भी अधिकारी उनको नहीं जानता था। दूसरा सीआईएसएफ के अधिकारी ये बोलते हैं कि हम 10-12 रोज पहले से इनपुट दे रहे थे एनसीबी के ऑफिसरों को, इस ढंग की कोई बात हो सकती है। और ये जो ज्ञानेश्वर सिंह साहब है जिनकी अभी आप बात कर रही है, इन्होंने नेशनल चैनल को दिल्ली में ये कहा कि हमारे पास इनपुट था और हमारी पूरी एजेंसी 2-2.5 महीने पहले से इस पर काम कर रही थी। अब प्रश्न उठता है कि सच कौन बोल रहा है? समीर वानखेड़े साहब कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट बिजनेस विटनेस थे, भानुशाली कहता है कि मैं इन्फॉर्मर था, वो कहता है मैं इन्फॉर्मर था। तो ट्रुथ क्या है इसमें? क्योंकि इन्होंने खुद ने सारे शक पैदा किए हैं। सवाल कई हैं, और देखिए ये चिट्ठी भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जो मुंबई पुलिस कमिश्नर को समीर वानखेड़े ने लिखी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ये षड्यंत्र है, उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें जेल भेजने की और बर्खास्त करने तक की जो है ये कार्रवाई में फंसाया जा रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने इस चिट्ठी में लिखी है। मुझे फंसाने की ये कोशिश हो रही है, मुझे जेल भेजने और बर्खास्त करने की धमकी तक दी गई है, और ये चिट्ठी उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को यहाँ पर लिखी है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और ये पूरा ये लेटर भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो समीर वानखेड़े की तरफ से लिखा गया है। अब यहाँ पर कई बड़े सवाल उठते हैं। एक तरफ जो एनसीबी का खुद इंडिपेंडेंट विटनेस था, वो ये कह रहा है कि ये उगाही का मामला है। 25 करोड़ का उसने जिक्र किया, जिसमें गोसावी, समीर वानखेड़े, भानुशाली, ये तमाम नाम जो है उभर कर सामने आ रहे हैं। और उससे अलग एक विभागीय जांच एनसीबी की तरफ से भी शुरू कर दी गई है। और अब ये तीसरा बड़ा डेवलपमेंट आज के दिन का आपको हम बता रहे हैं, जब समीर वानखेड़े चिट्ठी लिख रहे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर को, और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। अब जब इन तमाम परिस्थितियों को हम देखते हैं यहाँ पर, तो ऐसे में संजय के चड्ढा जी, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। देखिए इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि जो एक के बाद एक तस्वीर उभर कर आ रही है कि किस पर यकीन करें, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, हर पक्ष का अपना दावा है। ऐसे में एक आइडियल सिचुएशन क्या है फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए? 2 बातें इसका मैं कहना चाहूंगा। पहला ये कि कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, इसका तो सिर्फ और सिर्फ निर्णय प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद होगा। अब जहां तक बात है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जाना चाहिए, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उसके लिए डीजी लेवल के एक ऑफिसर को अपॉइंट इन्होंने किया है। तीसरी जो सबसे अहम बात है, अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है और ये बार बार इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, तो मुझे काफी और सक्षम ऑफिसर्स भी हैं इस एनसीबी में,
क्यों समीर वानखेड़े को हट भी जाना चाहिए, स्वतः हट जाना चाहिए अगर कोई ऐसा हमने देखा है पहले। और लेकिन ये एक तरीका बन जाएगा अगर इस तरह की चीजें चालू हो जाएंगी कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फेवर नहीं कर रहा है या किसी के विरोध में काम कर रहा है, तो वो एक तरीका बन जाएगा कि उसकी शिकायत कर दीजिए, कोई विटनेस को बना दीजिए। तो ये निर्णय मेरा मानना यह है कि जो ये कमेटी बनी है डीजी पुलिस के अंतर्गत ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर इसमें तथ्य होते हैं तो निश्चित तौर पे समीर वानखेड़े को हटना पड़ेगा। ठीक है शाइना जी, समीर वानखेड़े को क्या इस इन्वेस्टिगेशन से अलग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इन तमाम आरोपों के बीच? देखिए, आरोप जब बुनियादी तौर पे सबूत के साथ आता है तो स्वाभाविक रूप से आप कोई भी मांग कर सकते हैं, लेकिन किसी के व्यक्तिगत क्या किसी के नहीं, इंडिपेंडेंट विटनेस बोल रहा है एनसीबी का ये कहना भारतीय जनता पार्टी का तोता है, वो क्यों गया था दुबई, उनकी बीवी कौन है, 1 महीने में हम देखेंगे उनको जेल भेज के, कोई और आरोप पे आरोप। तो मुझे लगता है कि पुलिस फोर्स का भी मनोबल घटता है इसमें। सोच समझ के बयानबाजी करनी चाहिए और जब आपको पता है कि मैटर सब जुडिस है, आप और हम कौन है, कोई राय मत आर्यन खान के ऊपर भी रखना या किसी और पुलिस व्यक्ति के ऊपर भी। मुझे लगता है कि एनसीबी का काम वैसे भी कठिन है, नारकोटिक ब्यूरो का खुलासा जो करना है बहुत ही कठिन रहता है। उनको जो आप बार बार उनका मनोबल खत्म करेंगे तो आगे कौन से सिंघम बचाएंगे हमारे युवा पीढ़ी को? कौन से ऐसे पुलिस अफसर आगे आएंगे हमारे युवा पीढ़ी के बारे में सोचने? प्लीज कभी ना कभी राजनीति को अलग रखिए, एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक मुद्दा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए संजय गुप्ता जी, ठीक है संजय गुप्ता जी, लेकिन यहाँ पर अगर समीर वानखेड़े भी ये चिट्ठी लिख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सीधे मुंबई के पुलिस कमिश्नर को कि उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है या फिर उनको बर्खास्त करने के जो है यहाँ पे प्रयास हो रहे हैं, इन शिकायतों को किस तरह से देखेंगे मुंबई पुलिस कमिश्नर? एफिडेविट का ज्यादा महत्व है, खाली एक कागज जो भी इस तरह की शिकायत जांच का मैटर होती है और जब तक जांच नहीं होती उसके ऊपर जी जो भी इस तरह के मैटर होते हैं वो जांच का विषय होते हैं। और जब शक के दायरे में कोई व्यक्ति कोई ऑफिसर इस तरह से आ जाता है तो उसके खिलाफ जांच होती है और जांच के बाद ये पता चलता है कि हाँ ये मैटर सही है या नहीं है। तो जिस तरह से समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगे हैं ये एक जांच का विषय है और जांच इंडिपेंडेंट विटनेस इन्हीं की एनसीबी के ने लगाई है, किसी और ने नहीं लगाई। तो गुप्ता जी, लेकिन ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि अगर एक स्टेटमेंट जो है प्रभाकर सेल देता है तो आप उसे सच मान लेते हैं, वहां पर आप नहीं कहते कि ये जांच का विषय है, लेकिन अगर समीर वानखेड़े शिकायत करते हैं तो आप कहते हैं कि ठीक है जांच का विषय देखा जाएगा। तो आप भी तो अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दा चुन लेते हैं, लेकिन एक देश का आम इंसान जो इस वक्त टेलीविजन पर ये खबर देख रहा है, जहां पर वो ये देख रहा है, नहीं सर मेरी बात सुनिए, मैं बड़ी तस्वीर की बात कर रही हूँ सर। देश का एक आम इंसान जब इस खबर को देख रहा है जहां वो ये देखता है कि एक बड़े सेलिब्रिटी का बेटा एक केस में फंसा हुआ है और जो चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उन्हीं के ऊपर जो है उगाही के आरोप लग रहे हैं, एक विटनेस जो है वो अपनी बात कर रहा है और खुद जो ऑफिसर है वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है, इन सब के बीच इंसाफ कैसे होगा? ड्रग्स का प्रॉब्लम इस देश में कैसे एड्रेस होगा? ये बड़ा सवाल है। और ठीक है संजय चड्डा जी, मैं चाहूंगी इस पर आप कानूनी पहलू पर जवाब दीजिए मुझे कि जब जज के सामने अब ये केस जाएगा, क्योंकि ये बिंदु भी डेफिनेटली उस दौरान दलीलों में सामने आएंगे, जज का इस पर क्या रुख रह सकता है और ऐसे मामलों में क्या होता है? देखिए, क्योंकि अभी मामला जो है वो बेल का है मात्र, अभी किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेट, इसमें सिर्फ जज जो है वो इस चीज को संज्ञान में अवश्य लेंगे कि ये इस तरह के मुद्दे क्यों सामने आ रहे हैं और उसकी व्हाइल डिसाइडिंग द बेल। सर बस एक लाइन कि अगर जज साहब के सामने ये बात आती है कि 25 करोड़ की ये उगाही का मामला था, उगाही की वजह से जो है आर्यन खान को यहाँ पर एक टारगेट के रूप में देखा गया और ये तमाम बिंदु जब उनके सामने आते हैं तो क्या ये बेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे फैसला लेने के लिए? देखिए, बेल के निश्चित तौर पे और ये जो लेटर लिखा है और ये तमाम चीजें, ये सब जो आर्यन खान के वकील हैं उस चीज को जरूर रेस करेंगे और वो बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन में भी जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, तो ये निश्चित तौर पे थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा इसका।
आखिरी सवाल मैं मोनीश जी आपके पास लेकर आ रही हूं। देखिए मोनीश जी, एक बड़ी एजेंसी के ऊपर भी जब इस तरह के आरोप लगने लगते हैं और इन्वेस्टिगेशन भी जब ऐसे राजनीतिक द्वंद्व और टकरावों के बीच पर आ जाता है, आपको लगता है कि एजेंसी की विश्वसनीयता पर भी बड़े सवाल हैं? डेफिनेटली डैमेजेस द इमेज ऑफ द एजेंसी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसी बातें हमेशा डैमेज करती हैं, बट अगेन ओनली इन्वेस्टिगेशन में ट्रूथ पता लगेगा कि ये इंसान दहशत में बात कर रहा है, लालच में बात कर रहा है, सही में बात कर रहा है, इसकी बात में कितनी सच्चाई है उसको इन्वेस्टिगेट करे बिना। बिकॉज इतने सीरियस मैटर्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एनसीबी, इतने बड़े बड़े केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ऑफिसर, अगर ऐसी एलिगेशन से उसको हटा दिया जाए उनको उसी टाइम पे, तो शायद किसका फायदा हो रहा है आप सोच सकते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसका फायदा उठाया जा सकता है और ये एक गलत परिपाटी जो है ये सेट करेगा। ठीक है, लेकिन उम्मीद यही कि इस मामले में भी दूध का दूध और पानी का पानी हो, सच जरूर सामने आए, क्योंकि सवाल कई हैं, वर्जन्स कई हैं, पक्ष अलग कहता है, विपक्ष कुछ और कहता है, कई आरोप हैं, लेकिन उम्मीद यही कि कम से कम जो असली तस्वीर है ड्रग्स को लेकर, जो चिंता होनी चाहिए और जो एक्शंस होने चाहिए और जो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो जरूर हो, किसी राजनीति में ये मामला ना फंस जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।